हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में हम एक चैप्टर आरंभ कर चुके थे, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें, और हमारी जो रचनाकार थी वो थी मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग है वो उस समय की औरतों की और उनसे संबंधित जो विशेष बातें हैं उनकी चर्चा कर रही है, हमें बता रही है। सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया और उसके बाद वो चर्चा कर रही थी अपनी माँ के बारे में। नानी ने उनकी माँ का विवाह ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से करवाया जो गरीब अवश्य थे लेकिन आज़ादी के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे। उसकी दादी उसकी माँ के बारे में कहा करती थी कि मेरी जो बहू है वो तो इतनी ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। छींके पर टांगने का मतलब उसकी माँ को कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो एक साहब की बेटी थी। मतलब उनके जो नाना थे वो बैरिस्टर थे, वकील थे, विदेशों से पढ़कर आए हुए थे। और आप तो सभी जानते हैं कि उस समय बड़ा दबदबा था साहब लोगों का। वैसे ही लेखिका कहती है कि मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। उनको कोई कुछ नहीं कहता था। उनकी खूबसूरती, गैर दुनियादारी और ईमानदारी जो मेरी माता में विशेष तौर पर थी वो इस तरीके से घुल मिली थी कि माता मेरी परी जात से कम नहीं थी, परियों की तरह लगती थी। उनसे कोई ठोस काम करवाने की सोचता भी नहीं था, ये बात हम पढ़ चुके थे। और कोई भी ठोस काम उनसे करवाया तो नहीं जाता था, लेकिन कोई भी ठोस काम करवाने से पूर्व उनकी राय जरूर मांगी जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर की तरह निभाया जरूर जाता था। मेरी माँ का इतना प्रभाव जरूर था हमारी दादी के घर, हमारे घर। तो इसके आगे लेखिका क्या कहती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। वो दादी कहा करती थी कि हम हाथी से हल नहीं जोत सकते, हल नहीं बो सकते, हल नहीं चलवा सकते खेतों में, क्योंकि हमारे पास क्या है, बैल है। बैल होते हुए हम हाथी के हल क्यों जोतेंगे। अब ये शायद हाथी किसको कह रही है, अपनी बहू को कह रही है कि उससे क्यों करे भाई, हमारे पास और भी तो हैं लोग जो मेहनत का कठोर काम कर सकते हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। यहाँ पर हाथी का मतलब देह से नहीं है, ठीक, साहबों की बेटी मेरी माँ से मतलब है, जो बड़े घर की बड़ी बेटी थी। बचपन से ही मुझे इस जुमले का, जुमला क्या होता है, कहावत टाइप हो जाती है जो किसी विशेष संदर्भ से जुड़ जाती है, वो भावार्थ मुझे समझ आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद हमेशा मौजूद रहते थे, तैयार रहते थे हमेशा। तो बचपन से ही मुझे ये पता चल गया था हम बच्चों की ममतालु परिवेश परवरिश जो है, ममता से भरी हुई हम बच्चों की जो परवरिश है, परवरिश मतलब हमारी देखभाल, नहलाना धुलाना खाना पिलाना, उसके मामले में माँ के सिवा सभी प्राणी घर के जो थे वो हमेशा तैयार रहते थे। माँ तैयार नहीं रहती थी, हमें हर मामले में तैयार करना, पढ़ाना लिखाना, खाना खिलाना, सब माँ के सिवा सभी घर के सदस्य करते थे, क्योंकि माँ को तो कोई काम कहता ही नहीं था। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपरी। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी हमारी देखभाल करने में हमेशा तैयार रहते थे। दादी और जिठानियों की मतलब मेरी दादी और मेरी चाची ताइयों की मैं क्या करूं बात, खुद मर्द जात पुरुष लोग, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी हम बच्चों की पूरी देखभाल करते थे। लेकिन मेरी माँ को कोई कुछ नहीं कहता था, वो इस मामले में दूर रहती थी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। माँ आज़ादी पसंद नहीं थी, आज़ादी का जुनून माँ को बिल्कुल था। यही तो है इस कहानी का या इस लेख का विशेष जो टॉपिक है, विशेष
विषय है। नानी अजीब तो उसकी बेटी भी अजीब होनी चाहिए। जब नानी की बेटी अजीब है मतलब मृदुला की माँ अजीब है, तो उसकी जो बेटियां हैं अर्थात मृदुला और उसकी बहन वो भी अजीब होंगी। देखें उस संघ की औरतें कैसी हैं। माँ को आज़ादी का जुनून कम था ऐसा नहीं है, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे भरपूर निभाती भी रहती थी। आज़ादी की लड़ाई वो लड़ती भी रहती थी। जाहिर है जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए, किसी के दबाव में नहीं, प्रेशर में नहीं। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से आज़ादी का जुनून निभाया जाता है। ये नहीं है कि उससे पूछ लिया कि मैं आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ूं, इससे पूछ लिया कि मैं आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ूं, ऐसे नहीं। आज़ादी की लड़ाई लड़नी हो तो वो अपने तरीके से लड़ी जाती है, किसी से पूछ करके नहीं, बोल करके नहीं, सुन करके भी नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। प्रश्न बन सकता है यहाँ पर भी कि लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा क्यों नहीं पाया। भारतीय माँ क्या होती? बच्चों की देख रेख करने वाली होती हैं, घर का पालन पोषण करने वाली होती हैं, घर मेहनत करने वाली होती हैं। लेकिन उनकी माँ तो सबसे अलग है ना, घर का काम नहीं करती हैं, बच्चों का पालन पोषण भी बड़े कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, पुरुष लोग कर रहे हैं। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया, आ गई ना बात। और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी हम बहनों को कि तुम्हें अच्छी पत्नी बनना है, भविष्य में अच्छी बहू बनना है, सास ससुर की सेवा करनी है। ऐसी सीख जो माताएं अक्सर अपनी बेटियों को देती हैं, वो सीख भी उन्होंने नहीं दी हमें। तो इस प्रकार भारतीय माँ जैसी माँ हमारी नहीं थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। कुछ ये भी था कि मेरी माँ जो थी वो बीमार रहती थी और बीमारी के कारण भी वो घर बार ज़्यादा नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। लेकिन इसमें बीमारी एक बहाना है छोटा, विशेष कारण उनकी अरुचि का था। वो रुचि नहीं दिखाती थी घर बार के काम में, संभालने के काम में। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बहुत किताबें पढ़ती थी मेरी माताजी। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। ये था मेरी माँ का दिन भर का कार्य, जो घर बार के कार्य से दूर किताबें पढ़ने में व्यतीत करती थी, साहित्य चर्चा करती थी, संगीत सुनती थी, बिस्तर पर लेटे लेटे पुस्तक पढ़ा करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। हमारे दादा दादी या घर के या ससुर मेरी माँ के ससुराल के मानो या मेरे दादा दादी के घर वाले, वो भी मेरी माँ को कोई उलाहना नहीं देते थे, ना उनका नाम धरते थे कि ये नहीं करती, वो नहीं करती है। और वो उनको आम औरत की तरह होने की अपेक्षा ही नहीं रखते थे। वो हम पहले ही पढ़ चुके थे, एक तो साहबों की बेटी, और कुछ उनका संतुलन शारीरिक ऐसा था, कोमल स्वभाव, कोमलांगी थी, कमज़ोर थी, वैसे शरीर में दुर्बल थी, बीमार भी रहती थी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। फिर भी सभी घर वाले उनमें इतनी श्रद्धा क्यों रखते थे, प्रश्न ये मन में उठता है। जबकि वो सही ढंग से पत्नी भी नहीं बन पाई थी, माँ भी नहीं बन पाई थी, क्योंकि हमारी देखभाल नहीं करती थी, बहू भी नहीं बन पाई थी, इस प्रकार का कोई कर्तव्य का पालन नहीं किया। फिर भी सब घर वाले उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। शायद साहबी खानदान के रोब के अलावा। अब इसके दो कारण और बताइए। पहला कारण तो हमने पढ़ चुका है कि मेरी माँ साहबी खानदान की बेटी थी, साहबों की बेटी थी, क्योंकि मेरे नाना बैरिस्टर थे, अंग्रेजी चाल चलन से अपना जीवन जीते थे। तो फिर भी उनका प्रभाव था, उतनी श्रद्धा थी, घर में लोग उन पर इतना श्रद्धा रखते थे। इसके पहला कारण तो हम जान चुके थे कि साहबी खानदान से थी। मेरी समझ में दो और कारण हैं। एक, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, बहुत अच्छा है, कभी भी झूठ न बोलने वाले का सम्मान होता है हमेशा। तो मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, इस कारण लोगों की श्रद्धा थी। वे एक की गोपनीय बात किसी दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। महिलाओं का
सबसे बड़ा दोष यही होता है कि एक की गोपनीय बात दूसरों को जरूर बता देती है। एक की गोपनीय बात दूसरों को बताएंगी, वो गोपनीय बात को गोपनीय रख ही नहीं सकती है ना। लेकिन मेरी माँ में ये विशेषता थी कि वो एक गोपनीय बात को दूसरों के सामने प्रकट ही नहीं करती थी। तो ये दो विशेषताएं थी, साहबों की बेटी होने के अलावा झूठ नहीं बोलना और गोपनीय बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना। शायद इस कारण भी मेरी माँ के प्रति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला। पहला कारण झूठ नहीं बोलना, इसके कारण घर वालों का आदर मिला हुआ था। दूसरे के कारण बाहर वालों से क्या थी, दोस्ती थी। दूसरा कारण गोपनीय बात दूसरों को न बता पाना, इसलिए बाहर वालों से उनकी क्या बनी हुई थी, दोस्ती बनी हुई थी। बाहर वाले दोस्ती इसलिए रखते थे कि वो किसी की दूसरी की बात नहीं करती हैं, मतलब चुगली नहीं करती हैं। एक बात ये, दोस्त वे हमारी भी थी। लेखिका कहती है कि दोस्त तो वो हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। पिताजी हमारी देखभाल करते थे, पालन पोषण करते थे, लालन पालन करते थे। माँ हमारी एक प्रकार से दोस्त थी। कैसे? मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। बचपन से ही हमारे घर में कुछ ऐसा माहौल था कि अगर किसी की चिट्ठी आती थी, माँ की आई है या पिताजी की आई है या मेरे लिए चिट्ठी आई है, तो कोई पूछना नहीं था कि चिट्ठी में क्या लिखा है बताओ। भले ही वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम ही क्यों न हो, लेकिन कोई नहीं पूछता था। भाई साधारण चिट्ठी हो, एक बहन की दूसरी बहन के नाम से साधारण चिट्ठी होती है, लेकिन फिर भी नहीं पूछता था कोई कि क्या लिखा है तेरी बहन ने ना। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, तो भी कोई नहीं पूछता था। चाहे माँ की बेटी के नाम से चिट्ठी क्यों न हो, ये जानने के लिए कि वो बीमारी से उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व जानते हो ना, प्राइवेट जिंदगी बनाए रखने की छूट थी। देखो संयुक्त परिवार है, ठीक है, 6 बच्चों के साथ माता पिता भी रहते हैं। ऐसे संयुक्त परिवार में कोई अपनी निजी जीवन को बचा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इतने बड़े परिवार में रहने के बावजूद भी हर व्यक्ति को अपना निजी जीवन अपने तरीके से जीने की आज़ादी थी। निजित्व बनाए रखता था। किसकी चिट्ठी किसके नाम से आ रही है वो जाने, कोई उससे नहीं पूछता था, वरना पूछा जाता है संयुक्त परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के वाले हो गए। किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम्हें इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये करना वो करना। इसी निजत्व का फ़ायदा उठा करके हमने क्या किया कि हम 3 बहनें लेखिका बन गई और छोटा भाई भी लेखन के हवाले हो गया। ये फ़ायदा उठाया हमने। लेखिका की 3 बहनें भी लेखिका ही हैं और भाई भी क्या है, लेखक। लीक से खिसके, परंपरा से हटना मतलब लीक से खिसकना, माता पिता की परंपरा से अलग हटके काम करना। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। लीक से खिसक करके जीवन जीना, लीक से हट करके काम करना, परंपरा से अलग होकर के काम करना, दूसरों को देख करके अलग होकर के काम करना, ये अपने पूर्वजों में केवल माँ और नानी ने थोड़ी किया था। भाई नानी ने क्या किया था, नानी ने लीक से हट करके अपनी वो पसंद प्रकट की थी कि मेरी बेटी की शादी ऐसे ऐसे होनी चाहिए। और माँ भी लीक से हट करके न ढंग से माँ बन पाई, देखभाल कर पाई, अपना निजी जीवन जीती थी। ऐसा नहीं है ना, नानी और माँ ही थी लीक से चलने वाली, पर अपनी एक परदादी भी थी। सुनिए परदादी की कहानी बड़ी रोमांचक। मेरी परदादी, दादी की सास, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, रुचि थी, परंपरा में नहीं चलती थी, उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, फजल यानी रहम से, रहम या दया से, ठीक, उन्होंने व्रत ले रखा था, नियम बना रखा था। व्रत यानी नियम कि अगर खुदा की दया से, भगवान की दया से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी, मतलब 2 से 3 धोती हो गई उसके पास, तो वे तीसरी दान कर देंगी। ये क्या है भाई, ये है जैन समाज में अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब
संग्रह न करना, संग्रह न करना। और आप तो जानते हैं महिलाएं कितना संग्रह करती हैं, ड्रेसिंग टेबल भरी रहती हैं, अलमारियां भरी रहती हैं साड़ियों से। मेरी जो परदादी थी वो इससे अलग थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि मेरे पास 2 साड़ियों से अधिक तीसरी हो गई तो मैं तीसरी दान में दे दूंगी, बस 2 चाहिए तो 2 ही रखनी है। ये था जैन समाज में अपरिग्रह की सनक भरी बात। बिरादरी, हाँ, जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। भाई जैन समाज की जो अपरिग्रह की जो आदत होती है वो बिरादरी के बाहर हरकत नहीं मानी जाती है। मान लेते हैं भाई किसी ने व्रत ले रखा है अपरिग्रह का, तो ये सही है कि हमें से वस्तुएं संग्रह नहीं करनी है, बिरादरी के बाहर तो नहीं कर रहे ना, हम अपने यहाँ तक कर रहे हैं। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी माँ को बच्चा होने वाला था। अब देखो परदादी का जलवा देखो। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। लगभग उस समय मन्नत मांगी जाती है मेरी बहू को पोता हो, मेरे घर का वंश मिले, वंश चले, कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ये लो लीक से हटने का पहला काम, वो भी पौराणिक समय में जहाँ बेटों के लिए बेटियों को मार दिया जाता था। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी, और मन्नत भी कैसी मांगी कि मेरी पतोहू, पोते की जो बहू है, उसको पहला बच्चा जो हो वो लड़की हो। यह गैर रवायती, गैर परंपरागत, रिवाज से अलग मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। ये नहीं है कि केवल मन्नत मांगी और चैन से बैठ गई, उसे भगवान और अपने बीच पेशीदा रखने के बजाय सरेआम ऐलान कर दिया। पेशीदा मतलब गोपनीय, गोपनीय, ठीक। उन्हें ये चैन नहीं पड़ा भाई हम मन्नत मांगते हैं चुपचाप, मनी मन मेरी नौकरी लग जाए, मनी मन ये मांगते हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो मेरी दादी ने जो मन्नत मांगी है वो अपने और भगवान के बीच गोपनीय नहीं रखा, उसने बजाय गोपनीय रखने के सरेआम ऐलान कर दिया, सबके सामने मुखर होकर के बता दिया कि मैंने मन्नत मांगी है मंदिर जाकर के कि मेरी पतोहू के पहला बच्चा बेटी हो। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए कि ये कैसी है भाई बुढ़िया, लोग पोता मांगते हैं, ये कहती है कि लड़की होनी चाहिए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने न मिली कि ये जो फितूर था, फितूर क्या होता है, ये जो सनक जो उनके दिमाग में चढ़ गई थी, इसकी वजह क्या है, क्यों चाहिए लड़कियां। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ऐसी बात भी नहीं है कि खानदान में कोई लड़की नहीं थी, कि खानदान में पुश्तों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जो है वो बेचारी कन्यादान करना चाहती थी, कन्यादान का पुण्य कमाना चाहती थी। इस चक्कर में वो अपनी पतोहू के पहला बच्चा लड़की मांग रही है, क्योंकि पिताजी की नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, जिंदा थी। ऐसी बात नहीं है कि कन्याएं थी नहीं, परिवार में थी, फिर भी कन्याएं मांगी जा रही हैं। भाई कन्या न हो तो भी सोच लेते हैं कि भाई घर में कन्या नहीं है, बेटी नहीं है, तो एक बेटी तो होनी चाहिए। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है। ये जरूर था कि जितनी भी बहुएं थीं मेरी परदादी के, उनके पहला बच्चा क्या था, लड़का हुआ था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई तो दी नहीं दी, बल्कि बदस्तूर, दस्तूर के साथ, बदस्तूर मतलब नियमित मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, मन्नत को बार बार पेश करती रही भगवान के सामने रेगुलर। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन रहती है। हमारी परदादी जी भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ने का मतलब यही है, सीधी लाइन मिली हुई है। बेतार का तार, बिना तार वाला तार, ऑनलाइन तभी तो बोला मैंने। भगवान से जब तार जुड़ता है तो कोई तार थोड़ी जुड़ता है,
बिना तार वाला, कॉर्डलेस वाला, मोबाइल टावर वाला तार जुड़ा हुआ था। इधर वह तार खींच दी, उधर टन से तधास्तु बजता। मतलब यही है कि मेरी परदादी जो भी मांगती थी भगवान उसको उसी वक्त दे देते थे, बिना पूछे ही। सीधा तार जुड़े हुए का मतलब ये था, इधर वो तार खींचती, उधर से टन से आवाज बजती, तथास्तु, लो इच्छा पूरी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती खेलेगी, क्योंकि दादी को तो पता था अपनी सास यानी मेरी परदादी के बारे में कि इसका तो भगवान से सीधा संबंध है, ये जो मांगती है मिल ही जाता है। तो वो तो निश्चिंत हो गई थी कि अब मेरे तो पोती ही आएगी। पर माँ की जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान नहीं था, उसका उसे पता नहीं था कि ये जो मन्नत मांगी जा रही है वो मन्नत किस रूप में पूरी होगी, वो मेरी दादी को भी पता नहीं था। देखो होगा क्या। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन करके, लड़की की गैर वाजिब जो वाजिब नहीं है तमन्ना सुन करके, मन की आवाज, कामना सुन करके भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए, जल्दबाजी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। ये लो 5 महीने मर्दुलागर मांगी थी परदादी ने एक बेटी, और भगवान बेचारे अस्वाभाविक बेटी की मांग सुन करके, कभी कभार होता ना कि सामने वाला मांगता ही कुछ अजीब चीज़ है, अपेक्षा नहीं होती कि ये चीज़ ये मांग लेगा क्या, और हम अफरा तफरी में आ जाते हैं। भगवान भी कुछ ऐसे ही अफरा तफरी में आए कि एक बेटी नहीं 5 एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। भगवान की तो हम चर्चा ही क्या करें, नामी चोर, बड़े से बड़ा चोर भी मेरी परदादी के सामने अफरा तफरी में आ जाता था। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। ये देखिए किस्सा बहुत ही आकर्षक किस्सा है, ये भी रोचक किस्सा है। ये माँ जी यानी कि लेखिका की परदादी का और चोर का किस्सा, जो मैंने बचपन से बहुत बार सुना था, कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ लग गई थी और उस चोर को मैंने देखा भी था मेरे जीवन में। तो ये चोर की कहानी क्या है परदादी के साथ, इस चोर की कहानी का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत ही आकर्षक रोचक किस्सा है, मज़ा आएगा और बहुत ही एक सीख भी मिलेगी अच्छी कि किस तरीके से हम समस्या का हल भी निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।